नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू बुर्डक आप सभी को अग्रिम बधाइयाँ देते हुए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं आज आरबीएसई राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 के चैप्टर 1 की। देखिए, मेरा यह चैनल स्टार्ट करने का मेन जो ध्येय है वो है इस कोरोना काल में उन बच्चों की मदद करना जिनका पूरा वर्ष बिना किसी पढ़ाई के निकल गया या स्कूलें लगी तो भी कुछ ही समय में। अतः 12वीं बोर्ड के जो बच्चे हैं उनका सिलेबस हुआ ही नहीं। न प्रत्येक बच्चा ट्यूशन ले सकता है, ये भी हम सब जानते हैं। तो मैंने ये कदम उठाया है कि क्यों न मैं उनकी 1.5-2 महीने जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक उनकी मदद करके 12th बोर्ड की जो ज्योग्राफी है उनको पढ़ाती हूँ। साथ ही उन बच्चों के अलावा भी अपन अगर कंपटीशन एग्ज़ाम की बात करें तो रीट है, ये सामने फर्स्ट ग्रेड है, कॉलेज लेक्चरर है, पटवारी है, इन सब में ज्योग्राफी का जो सिलेबस है वो है। और वहाँ अपना ये चैप्टर्स, ये अपना 12th का जो सिलेबस है वो काम आएगा। देखिए, इस कोरोना काल में हर कोई एक दूसरे की मदद के लिए कुछ न कुछ सहयोग करने की कोशिश में लगा हुआ है। यही सब देखकर मैंने भी निर्णय लिया कि हर उस बच्चे को मेरी क्लास मिले जिनको सख्त आवश्यकता है, जो बोर्ड की एग्ज़ाम में बैठ रहा है 2021 में, लेकिन उनके पास अभी भी सिलेबस तैयार नहीं है। समझ में नहीं आ रहा कहाँ से पढ़ें, कहाँ से समझें। देखिए, साल भर जो भी किया वो किया। अब आपका पीक टाइम चल रहा है बच्चों, आप पासा पलट सकते हो। मेरे साथ मेहनत कीजिए, मैं आपको वहाँ तक पहुँचाऊँगी। और जो भी आपके दिमाग में क्वेरी हो, डाउट हो, वो मुझे आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं उन चीज़ों को, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उनको लेकर आगे के चैप्टर्स में सुधार करूं और जो भी कमियां रह रही है उनको दूर करूं। 12th बोर्ड की जो ज्योग्राफी बुक है इसका पूरा सिलेबस हम स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करेंगे। आप मेरे साथ लगातार बने रहिए, ये मेरा वादा है। आपके लिए ज्योग्राफी में कुछ भी अनभिज्ञ नहीं रहेगा। साथ ही आपको चैप्टर्स के शॉर्ट नोट भी टेलीग्राम चैनल पर मैं उपलब्ध करा दूंगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप आगे से आगे हर बच्चे तक पहुंचाने की कोशिश करें। तो आइए बच्चों, फर्स्ट जो चैप्टर है वो है ज्योग्राफी क्लास 12th का मानव भूगोल व प्रकृति का विषय क्षेत्र। मानव भूगोल, प्रकृति व उसका विषय क्षेत्र, ये मानव भूगोल के बारे में हम जानेंगे। मानव भूगोल का अर्थ व परिभाषा पढ़ेंगे। मानव भूगोल के विभिन्न परिभाषाएं, किन किन भूगोलवेताओं ने क्या क्या मानव भूगोल के बारे में समझाया है, कहाँ से मानव भूगोल का विकास स्टार्ट हुआ, आज मानव भूगोल कहाँ है, कौन कौन सी शाखाएं डेवलप हुई मानव भूगोल में। इस प्रकार का नॉलेज अपन इस पहले चैप्टर में प्राप्त कर लेंगे। इसके बाद आगे मानव भूगोल के पार्ट्स पढ़ेंगे। सबसे जो फर्स्ट चैप्टर होता है उसमें उस सब्जेक्ट का बेस बनता है। कंप्लीट जो 12th की ज्योग्राफी मानव भूगोल जो पार्ट है, 2 पार्ट हैं इसमें। फर्स्ट पार्ट जो मानव भूगोल है उसका जो बेस बन रहा है, उसके बारे में सारा कंप्लीट जो जानकारी है वो इस चैप्टर में है, वो आज अपन जानेंगे। मानव भूगोल का अर्थ व परिभाषा। मानव भूगोल को भूगोल की आधारभूत शाखा के रूप में जाना जाता है। मानव भूगोल को आधारभूत शाखा के रूप में जाना जाता है। भूगोल क्षेत्रवर्णी विज्ञान है। भूगोल एक क्षेत्रवर्णी विज्ञान है जिसमें क्षेत्र से संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। भूगोल में किसी भी घटना का स्थान व समय के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। भूगोल में किसी घटना, कोई भी घटना घटित हो रही है, उसका स्थान कहाँ घटित हो रही है, किस समय घटित हुई और उसके पीछे क्या क्या कारण रहे, उसके बारे में जाना जाता है।
भूगोल में पृथ्वी को मानव का घर मानते हुए उन सभी तथ्यों का अध्ययन किया जाता है जिसमें मानव बड़ा हुआ है अर्थात पोषित हुआ है। भूगोल में पृथ्वी को मानव का घर मानते हुए, पृथ्वी को अगर मानव का घर माने तो उन सभी तथ्यों का अध्ययन करेंगे जिसमें मानव पोषित हुआ है, वही भूगोल है। भूगोल में मानव व पृथ्वी दोनों के अध्ययन पर बल दिया है, मानव और पृथ्वी दोनों के अध्ययन पर बल दिया है। मानव और पृथ्वी ये दोनों अविभाज्य तत्व हैं, अविभाज्य तत्व हैं जो कभी अलग नहीं हो सकते। अगर ज्योग्राफी पढ़नी है तो हम इन दोनों तत्वों को मद्देनज़र रखते हुए ही पढ़ेंगे। मानव और पृथ्वी, इन दोनों आधारभूत घटकों से दो अलग अलग शाखाएं विकसित हुई। आगे चलकर इन दो आधारभूत जो घटक है इनको मिलाकर दो अलग अलग शाखाएं विकसित हुई। उन शाखाओं में एक है भौतिक भूगोल और दूसरा है मानव भूगोल। जो भौतिक भूगोल है, भौतिक भूगोल की बात करें तो भौतिक पर्यावरण का अध्ययन, भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन। और मानव भूगोल, मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण व सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच संबोधनों का अध्ययन करता है। भौतिक पर्यावरण आ गया, सांस्कृतिक पर्यावरण आ गया, उनके बीच संबंध होते हैं, उनका अध्ययन कौन करता है? मानव भूगोल। ये संसार के विभिन्न भागों में सामाजिक व आर्थिक विभिन्नताओं का भी अध्ययन करता है। जो मानव भूगोल है उसकी बात हो रही है कि ये संसार के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक जो विभिन्नताएं हैं, कौन सी जगह क्या संस्कृति है, कैसा समाज है, कैसे कार्य कर रहा है, प्रकृति के साथ क्या रिलेशंस हैं, वो सब आर्थिक विभिन्नताएं, जैसे इकोनॉमी का साधन क्या है वहाँ, क्या वहाँ उद्योग है, क्या वहाँ कृषि या फिर पशुपालन, इस प्रकार वहाँ की जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनके साथ जो पूरे वर्ल्ड की जो विभिन्नताएं हैं उनका भी अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। मानव भूगोल प्रादेशिक आधार पर मानवीय समूहों तथा वातावरण की पारस्परिक क्रियाएं हैं। प्रादेशिक आधार पर बात करें, जैसे किसी क्षेत्र विशेष की बात करें तो वहाँ जो मानवीय समूह है, जो मनुष्यों का समूह रहता है वो, तथा वातावरण, जो पर्यावरण हमारे चारों तरफ है, वो पर्यावरण मानवीय समूह के साथ कैसे पारस्परिक क्रियाएं कर रहा है, कैसे संबंध बना रहा है, ये सब है मानव भूगोल के अंतर्गत। मानव भूगोल की अगर बात करें तो हमारे चैप्टर 1 में एक छोटी सी कविता डाली हुई है। आपकी रिटन एग्ज़ाम 12th की जो फाइनल बोर्ड की एग्ज़ाम हो और उसमें मानव भूगोल के बारे में, स्टार्टिंग के बारे में, मानव भूगोल के विकास के बारे में आपको पूछे मानव भूगोल क्या है, तो आप इस कविता को भी ऐड कर सकते हैं। छोटी सी कविता है जिसमें सार बहुत बड़ा है, जिसका आप समझिए इसको। मानवीय भूगोल में मानवीय तथ्यों का अध्ययन आता है। ये मानव पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों को बताता है। कृषि, पशुपालन, उद्योग, व्यवसाय किए जो जाते हैं, परिवहन, संचार व व्यापार इसके अंदर जो आते हैं, इसमें सारा सार आ गया मानव भूगोल का। कवि बताना चाहता है कि मानवीय भूगोल में मानवीय तथ्यों का अध्ययन होता है, मानव पर्यावरण के मध्य जो अंतर संबंध है उनको बतलाता है, कृषि, पशुपालन, उद्योग, व्यवसाय जो भी किए जाते हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है, वह परिवहन, संचार, व्यापार, ये सब इसके अंदर आते हैं। मानव भूगोल की शुरुआत मुख्यतः 18वीं सदी से मानी गई है। अगर बात करें अपन शुरुआत की, तो मानव भूगोल की जो शुरुआत है वो मुख्यतया 18वीं सदी। बच्चों, 18वीं सदी के बारे में आप जानते होंगे। 18वीं सदी का मतलब हुआ 1700 से लेकर
1799 तक का जो टाइम पीरियड है वो 18वीं सदी में आता है। 100 साल का काल जो 1700 से लेकर 1700 से लेकर 1799 तक का जो टाइम है, 1799 तक का जो टाइम है वो 18वीं सदी में माना गया है। इसके नेक्स्ट अपन पढ़ें मानव भूगोल की महत्वपूर्ण परिभाषाएं। हमने जाना मानव भूगोल क्या है, वो देखा मानव भूगोल में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या उसके बारे में पढ़ा जाता है, ये सब हमने देख लिया। अब अपन देखते हैं मानव भूगोल की महत्वपूर्ण परिभाषाएं किन किन भूगोलवेताओं ने दी और क्या क्या दी। देखिए, मानव भूगोल के बारे में आधुनिक जो मानव भूगोल के जन्मदाता की बात करें वो हैं फ्रेडरिक रेडजेल। मानव भूगोल के जन्मदाता फ्रेडरिक रेडजेल हैं। ये हैं आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता। आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता फ्रेडरिक रेडजेल हैं। इम्पोर्टेंट है बच्चों, यहीं अगर बात करें भूगोल के जन्मदाता, भूगोल के जन्मदाता हो जाएंगे हिकेटियस। तो अगर क्वेश्चन आ जाए आधुनिक भूगोल के जन्मदाता, आधुनिक भूगोल के जन्मदाता हम्बोल्ट और रीटर हैं। आधुनिक भूगोल के जन्मदाता हम्बोल्ट और रीटर हो जाएंगे। तो आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता फ्रेडरिक रेडजेल हो जाएंगे और भूगोल के जन्मदाता हिकेटियस हो जाएंगे। ये तीनों क्वेश्चन आप देख लेना। यहाँ बात कर रहे हैं अपन मानव भूगोल के जन्मदाता की, जो हैं फ्रेडरिक रेडजेल। रेडजेल अपनी परिभाषा में कहते हैं कि मानव भूगोल मानव समाजों व धरातल के बीच के संबंधों का संश्लिष्ट अध्ययन है। ये याद रहने वाली परिभाषा है और इम्पोर्टेंट है बच्चों। अगर आप हमें परिभाषाएं क्वेश्चन में पूछते हैं तो ये परिभाषा आप उसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा। मानव भूगोल मानव समाजों, एक तरफ मानव समाज दूसरी तरफ धरातल आ गया, उन दोनों के संबंधों का जो संश्लेषण है, संश्लेषण मतलब एक जगह जो जुड़ाव है, एक जगह जो जुड़ाव है, उन सब का अध्ययन किया जाता है मानव भूगोल में। नेक्स्ट, रेडजेल की पुस्तक है एंथ्रोपोजोग्राफी। रेडजेल की एक इम्पोर्टेंट पुस्तक है जिसका नाम है एंथ्रोपोजोग्राफी। इन्होंने पार्थिव एकता नामक शब्दावली दी थी। रेडजेल की पार्थिव एकता है जिसका अर्थ है मानवीय क्रियाओं पर वातावरण का प्रभाव। मानव जो भी क्रिया कर रहा है, जो भी क्रियाकलाप कर रहा है, उस पर वातावरण का क्या प्रभाव है, वो सब है पार्थिव एकता में। उस सब को एक छोटा सा नाम दे दिया रेडजेल साहब ने, पार्थिव एकता। दूसरा जो ज्योग्राफर है यह है एलन सैम्पल। एलन सैम्पल अमेरिका की ज्योग्राफी का लेडी है ये इन्होंने कहा कि मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। एलन क्या कह रही है, ये कह रही है कि ये चंचल मानव को चंचल बता रही है। मानव रुका हुआ नहीं है, वो चंचल है। न वो पृथ्वी को स्थायी बता रही है, अस्थायी पृथ्वी। चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के जो पारस्परिक परिवर्तनशील संबंध ही नहीं, परिवर्तनशील जो संबंध है उनका अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। थर्ड जो हैं विडाल डी ब्लास, ये फ्रांसीसी हैं, ये भी इम्पोर्टेंट भूगोलवेता हैं। इन्होंने संभववाद का स्थापना की थी। संभववाद के जनक हैं ये विडाल डी ला ब्लास, जो फ्रांस के रहने वाले हैं। मानव भूगोल, इन्होंने कहा कि मानव भूगोल मानव व पृथ्वी के पारस्परिक संबंधों का एक नया विचार देता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक संबंधों का अधिक संश्लिष्ट, वहाँ बात हो रही थी, रेडजेल साहब के वहाँ बात हो रही थी संश्लिष्ट, यहाँ बात हो रही है अधिक संश्लिष्ट ज्ञान शामिल है।
दोस्तों कंपटीशन एग्ज़ाम जो ज्योग्राफी की होती है वहाँ डायरेक्ट ये परिभाषा देते हैं और राइटर का नाम पूछ लेते हैं, भूगोलवेता का नाम पूछते हैं। तो बोर्ड की एग्ज़ाम में अनेक परिभाषाएं पूछते हैं कि मानव भूगोल के बारे में मुख्य मुख्य परिभाषाएं लिखिए। तो आपको ये तीनों परिभाषाएं बहुत अच्छे से देख लेनी है। फ्रांसीसी भूगोलवेता है विडाल डी ब्लास, संभववाद के जनक हैं विडाल डी ब्लास, और इन्होंने कहा कि मानव भूगोल मानव व पृथ्वी के पारस्परिक संबंधों, मानव और पृथ्वी के बीच में जो संबंध हैं उनको नया विचार दिया इन्होंने, और बताया कि पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले जो भौतिक नियम हैं वो पृथ्वी पर निवास करने वाले जीव आदि के जो पारस्परिक जो संबंध है उनको अधिक संश्लिष्ट जो ज्ञान है वो है मानव भूगोल में। वो सब कहाँ है? मानव भूगोल में। अभी नेक्स्ट है मानव भूगोल की प्रकृति। मानव भूगोल के बारे में पढ़ा हमने, परिभाषाएं देख ली। मानव भूगोल की प्रकृति की बात अपन यहाँ करते हैं। मानव भूगोल की प्रकृति कैसी है? बच्चों प्रकृति की बात करें तो प्रकृति हो जाती है, अगर अपन नॉर्मल भाषा में बात करें, स्वभाव, आदत, हैबिट्स, किसी भी चीज़ का ये उसकी आदत में है, ये आदतन है। उस प्रकार मानव भूगोल की प्रकृति कैसी है, उसकी आदतें कैसी है, ऐसा कुछ मान लीजिए। ऐसा करके आप याद रखने की कोशिश कीजिए। प्रकृति में वो सब चीज़ें आती है। अपन अगर कंफ्यूज भी होते हैं या वहाँ एग्जाम में कि प्रकृति पूछा है क्वेश्चन में क्या लिखें हम, तो भी आपको अगर ऐसा कुछ दिमाग में सोचा हुआ समझा हुआ है कि प्रकृति मतलब आदत, अच्छा मानव भूगोल की क्या आदतें होती है, अर्थात उसमें क्या पढ़ा जाता है, क्या छोड़ा जाता है, क्या चीज़ें हैं, ये सब शामिल हैं। तो हम प्रकृति के बारे में अगर बात करें तो इसमें जीन ब्रुन्स महोदय, उन्होंने बताया, ये भी फ्रांसीसी हैं, प्रसिद्ध भूगोलवेता ब्रुन्स के अनुसार जिस प्रकार अर्थशास्त्र का संबंध कीमतों से, जिस प्रकार ये कहते हैं कि जिस प्रकार अर्थशास्त्र का संबंध कीमतों से है, ध्यान दीजिए, भूगर्भ शास्त्र का संबंध चट्टानों से, और वनस्पति शास्त्र का संबंध पौधों से है, और इतिहास का संबंध अगर समय से है, कौन से समय, इतिहास में हमेशा अपन डेट पढ़ते हैं, काल पढ़ते हैं, इतिहास का संबंध समय से है, उसी प्रकार भूगोल का जो केंद्र बिंदु है वह है स्थान। सबसे इम्पोर्टेंट जो शब्द है वो है भूगोल के लिए स्थान। स्थान की बात करता है, कौन से स्थान पर, कौन सी घटना, कहाँ, कब, क्यों, लेकिन मेन जो बिंदु है वो है स्थान। सबसे पहले स्थान हमारे पास होगा तब हम आगे की बातें सब जानेंगे, जिसमें कहाँ, क्यों जैसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के उत्तर इसी स्थान की वजह से हमें मिलते हैं। पृथ्वी पर जो भी मानव निर्मित दृश्य दिखाई देते हैं उन सब का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत ही आता है। अगर अपन सिंपल वेज में बात करें तो पृथ्वी पर जो भी मानव निर्मित, मनुष्य के द्वारा बनाए हुए जो भी दृश्य आपको दिखाई दे रहे हैं वो सब क्या है, उन सब का अध्ययन क्या है, मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। मानवीय क्रियाकलापों का विकास, मानव की जो क्रियाएं हैं उनका विकास कहाँ, कब और क्यों हुआ, इन प्रश्नों को भौगोलिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करना, भौगोलिक तरीके से उन सब को अप्लाई करना मानव भूगोल की प्रकृति ही है। यही क्या है मानव भूगोल की प्रकृति। तो पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र में रहने वाला मानव समूह है अपने जैविक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए वातावरण का उपयोग कैसे करता है, क्या क्या बदलाव लाता है, कैसे वह जनसंख्या, प्रदेशों और संस्थाओं की रचना करता है, वह किस प्रकार समायोजन करता है, इस अध्ययन में मानव केंद्र बिंदु में माना जाता है। ये सब जो बातें हैं वो सब बातों का अपन अध्ययन मानव को केंद्र बिंदु में मानकर करते हैं। मानव किस क्षेत्र में रहने वाले जो भी मानव समूह है वो जैविक,
आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास के लिए जो वातावरण का उपयोग करते हैं, क्या क्या बदलाव लाते हैं, जनसंख्या, प्रदेशों और संसाधनों की जो रचना है वो कैसे करते हैं, ये सब जो जानकारियां हैं वो सब उन सब का वो समायोजन कैसे करता है, ये सब मानव को केंद्र बिंदु में मानकर किया जाता है। अभी पढ़ेंगे मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। इसका जो नेक्स्ट है वो है मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। मैंने जैसे कि आपको बताया पहले कि ये मानव भूगोल की जो मेन जो बेसिक नॉलेज है, मानव भूगोल के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या इसमें कैसे कैसे विकास हुआ, कौन कौन से काल में क्या हुआ, उन सब का शॉर्टली जो निचोड़ है, मतलब जो संक्षिप्त में जो है वो इस चैप्टर में आ गया। हमारा बेस बन गया कि आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, आखिर मानव भूगोल क्या है और क्या हम नेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे। तो वो सब है बच्चों इसमें। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र के बारे में अभी बात करते हैं। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता हंटिंगटन जो ज्योग्राफर है, उन्होंने मानव भूगोल को अध्ययन क्षेत्र में 2 भागों में बांट दिया। उन्होंने कहा मानव भूगोल को अगर अपन अध्ययन करते हैं तो अध्ययन के क्षेत्र में उन्होंने 2 भागों में बांट के बताया कि एक इसका है भौतिक दशाएं, तो दूसरा है मानवीय अनुक्रिया। मानव भूगोल में एक भौतिक दशाएं आ जाएगा और दूसरा मानवीय अनुक्रिया, इन दोनों को मिलाकर ही मानव भूगोल है। मानव भूगोल व्यापक विषय क्षेत्र रखता है। मानव भूगोल बड़ा व्यापक विषय क्षेत्र रखता है जिसमें निम्न तथ्यों को शामिल किया जाता है। मानव भूगोल में अन्य क्या क्या पार्ट्स हैं, कि इसके अंदर और क्या छुपा हुआ है, क्या क्या हम आगे पढ़ते हैं, जो अनेक आगे मतलब शाखाओं का रूप ले चुके हैं, वो सब क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से तथ्यों का हम अध्ययन करेंगे मानव भूगोल के अंदर। ये सब तथ्य हैं जो मुख्य मुख्य तथ्य, उनकी बात करें तो जनसंख्या व उसकी क्षमता, प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, सांस्कृतिक वातावरण, कालिक अनुक्रम, समायोजन व प्रादेशिक संगठन और दूसरे प्रदेशों से संबंध, ये 6 पॉइंट है। इनके बारे में अपन थोड़ा थोड़ा नेक्स्ट देखेंगे। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के ये पहलू कहो या तथ्य कहो, इनके बारे में अपन आगे। सबसे पहला जो है जनसंख्या। मानव भूगोल में जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या का कौन सी जगह कहाँ क्या कैसे वितरण है, कैसे समायोजन हुआ, कैसे विकास हुआ, उन सब की जानकारी मानव भूगोल की जनसंख्या जो है उस पहलू में करते हैं। जन समूहों के बारे में पढ़ते हैं, प्रवास, अधिवास और प्रजातिगत सामाजिक संरचनाओं का जो ऐतिहासिक विवेचन है, इन सब की प्रस्तुतिकरण जनसंख्या नामक पाठ में पढ़ेंगे। नेक्स्ट दूसरा जो है वो है प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन। प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन ये भी मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। इसमें क्या है, इसमें यह है कि प्राकृतिक वातावरण का मानवीय क्रियाओं पर प्रभाव और वातावरण के विभिन्न जो तत्व हैं, वातावरण के विभिन्न तत्वों का अध्ययन किया जाता है। वो तत्व आ गए भूमि, जल, खनिज, वन, ये सब, इन सब का अध्ययन कहाँ किया जाता है, ये मानव भूगोल के जो प्राकृतिक संसाधन वाला जो पार्ट है उसमें पढ़ा जाता है। प्राकृतिक वातावरण और मानवीय जो क्रियाएं हैं उनका प्रभाव वातावरण के विभिन्न इन तथ्यों पर कैसे पड़ता है, कितना पड़ता है, इस प्रकार का अध्ययन प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों में हम करेंगे। थर्ड जो है सांस्कृतिक वातावरण। सांस्कृतिक वातावरण ये सांस्कृतिक तथ्यों के अंतर्गत मानव व पर्यावरण के आपसी संबंधों को जाना जाता है। सांस्कृतिक तत्वों की अगर बात करें तो उसके अंतर्गत आ जाते हैं मानव और पर्यावरण के जो आपसी संबंध हैं उनके बारे में। सांस्कृतिक तत्व हो गए जीव जंतुओं व मानव का वातावरण के साथ अनुकूलन कैसा है, जीविका के साधन क्या हैं उनके, परिवहन क्या है, भवन निर्माण सामग्री कौन सी है, अधिवास कैसा है, ये सब सांस्कृतिक तत्वों में आ गए। फोर्थ है कालिक अनुक्रम।
कालिक अनुक्रम, जैसा कि नाम से पहचान रहे हो, यहाँ काल की बात हो रही है। ये यहाँ ये समझाएगा कि जो कंप्लीट मानव भूगोल का जो विकास हुआ वो कैसे कैसे किस क्रम में हुआ, मानव समाज के भौगोलिक जो संबंध हैं, सांस्कृतिक जो विकास है, उनके साथ साथ अधिक गत्यात्मक व लोचपूर्ण होते जाते हैं। ये हमें बताना चाह रहे हैं कि मानव जो समाज हैं ये कोई स्थिर नहीं है। मानव का विकास, मानव भूगोल का विकास स्थिर नहीं है, ये अस्थिर है, ये लगातार गत्यात्मक है। तो मानव समाज के भौगोलिक संबंध सांस्कृतिक विकास के साथ साथ अत्यधिक गत्यात्मक, जैसे जैसे समय के साथ, उत्तरोत्तर समय के साथ अधिक गत्यात्मक और लोचपूर्ण होते जाते हैं। भौगोलिक संबंध अधिक लोचपूर्ण और गत्यात्मक होते जाते हैं। फिफ्थ है समायोजन व प्रादेशिक संगठन। मानव भूगोल में मनुष्य ने पृथ्वी पर अपनी छाप कैसे छोड़ी का अध्ययन भी किया जाता है। मानव भूगोल का ये पक्ष भविष्य के संदर्भ में भी मानव वातावरण तंत्र का अध्ययन करता है। अतः ये वातावरण नियोजन की भी बातें बतलाता है। समायोजन का अर्थ, समायोजन जो शब्द है उससे हम क्या समझते हैं, नियोजन। ये भविष्य के परिप्रेक्ष्य में भी हमें नियोजन कैसे करना है एक मानव को, वो बात इस चैप्टर में, इस पार्ट में आ जाएगी। सिक्स्थ है अन्य प्रदेशों से संबंध। अब यहाँ बात होगी कि मानव भूगोल की अन्य प्रदेशों, मानव का अन्य प्रदेशों से कैसे संबंध रहा, क्या रहा वो। तो मानव के संबंध आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जो क्षेत्र हैं, सांस्कृतिक जो क्षेत्र हैं उनसे भी होते हैं। उन सब की जानकारी इस सिक्स नंबर पॉइंट में मिलेगी। मानव भूगोल का विकास पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट जो पढ़ रहे हैं वो है मानव भूगोल का विकास कैसे कैसे हुआ। देखिए, इसका विकास पर्यावरण के साथ समायोजन, अनुकूलन व इसका रूपांतरण मानव के उदय के साथ ही स्टार्ट हो गया था। ये आज की बात नहीं है या कुछ समय की बात नहीं है कि मानव का विकास उस सन में स्टार्ट हुआ और ऐसे ऐसे हुआ। नहीं, जैसे जिस टाइम मानव का प्रादुर्भाव हुआ था, मानव की स्टार्टिंग हुई थी, उदय हुआ था, उसी समय से पर्यावरण के साथ समायोजन, अनुकूलन और इस पर्यावरण का रूपांतरण करना मानव ने स्टार्ट कर दिया था। समय के साथ विषय को स्पष्ट करने वाले उपागमों में परिवर्तन आया है, जो विषय की परिवर्तनशील प्रवृत्ति को दर्शाता है। हाँ, उदय हो गया था, लेकिन समय के साथ साथ विषय को जो स्पष्ट, विषय क्या पढ़ रहे हैं, मानव भूगोल, उसको स्पष्ट करने वाले उपागम में जो परिवर्तन आया है वो विषय की परिवर्तनशील प्रकृति को दर्शाता है। वो हमें बतलाता है कि ये विषय कभी रुका हुआ नहीं था, ये शब्द, ये हमेशा परिवर्तनशील रहा है। अध्ययन की दृष्टि से मानव भूगोल को 3 युगों में बांटा जाता है। अगर हम विकास को देखें, मानव भूगोल का विकास कैसे कैसे हुआ, तो और अगर अध्ययन की बात करें तो हम इसको 3 भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। सबसे पहला जो है वो है प्राचीन काल। प्राचीन काल में समाजों के बीच अंतःक्रिया न्यून थी, तकनीकी विकास भी सीमित था, एक दूसरे के बारे में ज्ञान नहीं था। ये सब अपन जानते हैं, बहुत पुराने समय में किसी से किसी को कोई मतलब नहीं था, कुछ नहीं जानते थे कि हमारे जैसे कोई और भी मानव होंगे, कोई और भी देश होगा, क्या नहीं होगा, कुछ नहीं। अतः प्राचीन काल में प्राकृतिक वातावरण ही सब कुछ था, प्राकृतिक वातावरण की छाप थी। प्राचीन सभ्यताओं की बात करें तो भारत, चीन, मिस्र, यूनान और रोम के लोग प्राकृतिक शक्तियों को मानते थे। ये अगर प्राचीन सभ्यताओं को हमने पढ़ा है, देखा है, जाना है, वहाँ हमें पता लगता है कि ये लोग प्राकृतिक जो शक्तियाँ हैं, वायु, अग्नि, ये वगैरह, इनको पूजते थे, इन शक्तियों को मानते थे।
वेदों में भी सूर्य, वायु, अग्नि, जल, वर्षा देवता माने जाते थे। इन देवताओं को पूजा जाता था, मतलब प्रकृति ही सर्वे सर्वा थी। यूनानी जो दार्शनिक है थेल्स और एनेक्सिमेंडर, इन्होंने जलवायु और वातावरण और मानव समाजों का वर्णन कर दिया था। वो बहुत पहले बीसी में ये कर चुके थे। बहुत समय पहले ईसा पूर्व इन्होंने बतलाया कि जलवायु और वातावरण और मानव समाजों का उनके साथ क्या संबंध, उन सब का वर्णन थेल्स और एनेक्सिमेंडर ने काफ़ी पहले कर दिया था। हेरोडोटस जो कि इतिहास के जन्मदाता हैं, उन्होंने घुमक्कड़ जातियों कृषकों के जीवन पर भी प्रकाश डाला था। स्ट्रेबो और रोमन भूगोलवेताओं की बात करें तो ये भूपारिस्थितिकीय स्वरूपों के बारे में बता रहे थे। हिकेटियस जो भूगोल के जनक हैं, हिकेटियस भूगोल के जनक हैं क्योंकि इन्होंने विश्व के प्राप्त ज्ञान को व्यवस्थित क्रम में इन्होंने रखा था, कोशिश की थी। अतः विश्व के प्राप्त ज्ञान को व्यवस्थित क्रम में रखने के कारण भूगोल के जनक हिकेटियस को माना जाता है। ये बात हो गई प्राचीन काल में। प्राचीन काल में कैसे एक प्रकृति के कितना नज़दीक था मानव, वो चीज़ें हमने देखी। अभी पढ़ रहे हैं मध्यकाल। मध्यकाल में क्या हुआ देखिए। इस काल में देशों तथा लोगों के विषय में रहस्य खुलने लगे थे। देशों और लोगों के विषय में रहस्य खुलने लगे थे क्योंकि लोगों ने नौ संचालन संबंधित अन्वेषण व तकनीकी ज्ञान की प्राप्ति होने लग गई थी। मध्यकाल जब आया तब लोग काफ़ी तकनीकी ज्ञान के बारे में कुछ समझने लगे थे, कोशिशें करने लगे थे, अन्वेषण खोज करने लगे थे, ये नौ संचालन के बारे में नॉलेज रखने लगे थे और इसका यूज करने लगे थे। तो भूमि के बारे में, पृथ्वी के बारे में कि हाँ, हमारी जैसी पृथ्वी कहीं अन्य भी है, दूसरी जगह भी ऐसे लोग हैं हमारे जैसे, दूसरे देश हैं, ये सब मध्यकाल में कुछ करने लगे थे। इस काल में अन्वेषण, विवरण और प्रादेशिक विश्लेषण पर जोर दिया गया था। मध्यकाल में खोजें, विवरण मतलब उसके बारे में जानकारियाँ, और प्रादेशिक विश्लेषण, कौन से प्रदेश में क्या है और कौन से प्रदेश में क्या है, उनका विश्लेषण करना, ये चीज़ें वहाँ उस टाइम मध्यकाल में इन पे जोर दिया गया था। अब पढ़ेंगे आधुनिक काल। थर्ड जो काल है, 3 कालों में बांटा है, प्राचीन, मध्य और थर्ड जो आधुनिक काल है। उसमें क्या हुआ, उसमें उसकी शुरुआत जो हुई वो हुई जर्मन भूगोलवेताओं हम्बोल्ट, रीटर, फ्रोबेल, पैसेल, रिस्तोफेन, ये नाम आप देख लेना, ये लिखोगे एग्जाम में आप जरूर। ये जर्मन जो भूगोलवेता हैं उनकी बातें हो रही है और आधुनिक काल की बात हो रही है। जर्मन भूगोलवेता हम्बोल्ट, रीटर, फ्रोबेल, पैसेल, रिस्तोफेन व रेडजेल ने की थी शुरुआत। आधुनिक काल की बात हो रही है। मानव भूगोल आधुनिक काल में कैसे शुरू हुआ, किसने इनकी शुरुआत की, इसकी ये बातें यहाँ कर रहे हैं। फ्रांस में मानव भूगोल का सबसे अधिक विकास हुआ। बात करें अगर देश की तो सबसे अधिक जो विकास हुआ वो फ्रांस में हुआ। ग्रंथों में रेडजेल, विडाल डी ब्लास, ब्रूस और डी मार्टेन, डिवांजिया और फ्रेब्रे ने अनेक ग्रंथ मानव भूगोल पर लिखे। अमेरिका और ब्रिटेन में मानव भूगोल का विकास तेजी से हुआ। अमेरिका में एलन सैम्पल, हंटिंगटन, बॉमेन, कार्ल सोवर व ग्रिफिथ टेलर, और ब्रिटेन में हर्बर्टसन, मैकिंडर, रॉक्सबी तथा प्लूहर नामक जो जोग्राफर्स हैं, उन्होंने काफ़ी योगदान मानव भूगोल में दिया। बात अगर 20वीं सदी की करें तो मानव भूगोल का विकास तेजी से हुआ। इस काल में प्रारंभ में नियतिवाद, संभववादी व नवनियतिवादी विचारधाराओं के अनुसार अध्ययन किया गया। नियतिवाद ने प्रकृति को तो संभववाद ने मानव को इम्पोर्टेंट
बताया। नियतिवाद ने प्रकृति को और संभववाद ने मानव को महत्वपूर्ण माना। 21वीं सदी में नव नियतिवाद आ गया। 21वीं सदी में वर्ड आया नव नियतिवाद। इन दोनों में सामंजस्य पर जोर दिया। किन में? प्रकृति और मानव में, दोनों में सामंजस्य की कोशिश की नव नियतिवाद ने। न बोले ये नियतिवाद है, न ये संभववाद है, ये तो क्या है? नव नियतिवाद है। नव नियतिवाद के प्रवर्तक हैं ग्रिफिथ, टेलर। विचारधारा थी इनकी रुको और जाओ। 1930 के दशक की बात करें तो मानव भूगोल का विभाजन हो गया था 2 रूपों में। 1930 के दशक में मानव भूगोल का 2 रूपों में विभाजन हुआ, सांस्कृतिक भूगोल और आर्थिक भूगोल। उसके बाद में तदुपरांत राजनीतिक भूगोल आया, सामाजिक भूगोल आया, चिकित्सा भूगोल का भी उद्भव हुआ। दोनों विश्व युद्धों के मध्य में क्षेत्रीय विभेदन नामक मानव भूगोल। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के जो 2 दशक थे उनमें स्थानिक संगठन नामक नया उपागम आया। 1970 के बाद की बात करें तो मात्रात्मक क्रांति से जो असंतुष्टित लोग थे उन्होंने दार्शनिक विचारधाराओं को अपनाया। क्यों? क्योंकि ये मात्रात्मक क्रांति थी उनसे असंतुष्ट थे। मानव कल्याण परक विचारधाराएं आई, जिसका मतलब है कि लोगों के सामाजिक कल्याण की बातें की गई। मानव कल्याण परक विचारधारा में क्रांतिकारी विचारधाराएं आई, जिसमें निर्धनता के कारण असमानता आदि का विरोध हुआ, जो कि मार्क्स के सिद्धांत का अनुसरण कर रही है। क्रांतिकारी विचारधारा है वो मार्क्स के सिद्धांत का अनुसरण कर रही है। ये सब तमाम जो उपागम्स हैं ये आए 20वीं शताब्दी में। ये बात हो रही है 20वीं शताब्दी की। पूंजीवाद, आचरणवाद नामक विचारधाराएं भी आई। 21वीं सदी में मानव भूगोल के सामान्य वैश्विक सिद्धांत पर सवाल उठने लगे। बात हो रही है 21वीं सदी की। तो 21वीं सदी में मानव भूगोल के सामान्य जो वैश्विक सिद्धांत है उन पे सवाल उठने लगे। अब प्रत्येक स्थानीय संदर्भ पर जोर दिया गया। अब कहा गया कि ये सामान्य पूरे जो आप विश्व के लिए जो सिद्धांत लागू कर रहे हो सब के लिए सामान्य वो नहीं होते हैं। ये क्षेत्र विशेष के बारे में बातें करो। अगर आप मानव विकास के बारे में, मानव विकास का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, कहाँ, क्यों हुआ, उसके बारे में अगर अध्ययन करना चाहते हो तो स्थान से संबंधित स्थान विशेष पर जोर दिया गया। इस प्रकार मानव भूगोल निरंतर विकास के साथ गतिशील रहा। आज भूगोल की महत्वपूर्ण इस शाखा को संपूर्ण विश्व में पढ़ा जाता है, अध्ययन किया जाता है। देखिए बच्चों, इस चैप्टर का मैंने काफ़ी सिंप्लीफिकेशन करने की कोशिश की है। मैंने काफ़ी इसको साधारण एकदम नॉर्मल बनाने की कोशिश की है। वो आप 1-2 बार वीडियो को सुनेंगे और फिर चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। आपका एक मानव भूगोल के बारे में बेस बना है इस चैप्टर में। आगे अपन नेक्स्ट मानव भूगोल पढ़ेंगे। अब इस चैप्टर के जो क्वेश्चन उठते हैं और क्वेश्चंस जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं वो सब नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। थैंक्स दोस्तों।